Okay. Welcome back to the last topic of passive voice. Guys, voice it is as future continuous tense. फ्यूचर परफेक्ट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस का और बाकी तीनों टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पोर्शन का पैसिव वॉइस आमतौर पे नहीं बनाया जाता है। अब हम इस टेंस की बात करें तो वो टेंस जो फ्यूचर में किसी क्रिया का पूरा होना दिखाता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। आपको टेंस पढ़ाते समय हमने इसके 4 पार्ट्स में एक्सप्लेन किए थे। रूल 1 which comes for affirmative sentence, ओके, affirmative sentence। इसमें हम कुछ इस प्रकार का पैटर्न करेंगे। सब्जेक्ट, इसके बाद विल शैल, नाउ हैव का प्रयोग करना होगा क्योंकि ये परफेक्ट टेंस भी है। देन कम्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन कम्स ऑब्जेक्ट। As per will shall is concerned, I have already taught you कि फर्स्ट पर्सन के साथ shall have लगेगा और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ will have का प्रयोग किया करिएगा। इसके पैसिव वॉइस में फॉर्मूले की बात करें तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे। विल और शैल को कॉमनली, इवन हैव को भी यहाँ पे मेंटेन रखेंगे, बस एडिशनल विल बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें होती है, प्रीपोजिशन और फिर सब्जेक्ट यहाँ एड ऑन हो जाता है। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करना हो अगर आपको अंग्रेजी से अंग्रेजी में, जिसे पैसिव वॉइस भी कहा जाता है, तो इसका पहले एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं कहूं कि they have done their task, या मैं कहूं कि we have seen this movie सॉरी, यहाँ पे will और shall को ऐड करना, अब बोलिएगा will और shall को एज पर रूल। अब इससे हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इन वाक्यों को पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो हम पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। दे विल हैव डन देयर टास्क, तो यहाँ पे देयर टास्क को हम पहले लिखेंगे। देयर टास्क विल हैव बीन, will have been done by, will have been done by them। Okay, then see, we shall never, we shall have seen this movie, so this movie will have been, will have been seen by us। देखिए कैसे बन रहा है, आप देखेंगे तो पहला था दे विल हैव डन देयर टास्क, देयर टास्क को हमने पहले लिखा, इसके साथ विल हैव बीन को ऐड किया, फिर डन यानी कि मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में पाई जाती है, तो यहाँ पे कोई चेंज की जरूरत नहीं पड़ी। और बाय प्रीपोजिशन एज पर द वर्ब हम सेलेक्ट करते हैं, देखा देम ऑब्जेक्ट ग्रुप वहां पे हो गया। दूसरे एग्जांपल में दिस मूवी विल हैव बीन सीन बाय अस, क्योंकि वी था इसलिए वहां अस से एक्सचेंज हुआ। दूसरा यहाँ पे वी शैल हैव सीन है,
तो दिस मूवी विल हैव बीन सीन हो गया। बस जैसे कि आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो अथवा फ्यूचर परफेक्ट हो, इन टेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय इनके बाद जो ग्रामेटिकल सीक्वेंस में आती हैं, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस तीनों के, तो उनमें यूज होने वाली ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। बस ये नियम वन स्टेप अहेड या एडवांस का ध्यान में रखना होते हैं। जो भी टेंस दिया हो, अगर फ्यूचर का इनडिफिनिट है तो उनके बाद वन स्टेप अहेड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है, उनकी क्रिया को आप बारो कर लेते हैं। पास्ट का अगर परफेक्ट टेंस है तो पास्ट की परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का प्रयोग आप पहले कर लेते हैं। इस तरह आप सीक्वेंस में वन बाय वन स्टेप अहेड बढ़ते जाते हैं। इस नियम का एक एक्सेप्शन पाया जाता है और वो एक्सेप्शन होता है, किस तरह से होता है? वो एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ कब होता है? जब आप कंटिन्यूअस टेंस को डील करते हैं, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो अथवा पास्ट का कंटिन्यूअस हो। फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो रूल अप्लाई ही नहीं होता है पैसे में। ओके, तो प्रेजेंट और पास्ट में आपको याद हो पिछले वीडियोस में हमने आपको एक्सप्लेन किया था, उसमें आप उस टेंस की क्रिया को मेंटेन रखते हुए एडिशनल बीइंग यानी कि बी का इंग फॉर्म के साथ प्रयोग कर देते हैं। बस यही एक एडिशनल चीज उसमें आपको करनी रहती है। ओके, नाउ फ्रॉम रूल 1 to moving towards the next rule, let us see rule 2. whenever you are to see नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है, और नेगेटिव सेंटेंस भी किस प्रकार होगा? जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं आप विल सेल, फिर नॉट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसको कोई आपसे कहे कि इस पैटर्न का कोई सवाल हो, उसे पैसिव में बदलिए। ठीक है, तो पैसिव में बदलते समय मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। विल सेल, नॉट हैव, ये यहां से यहां तक ये हेल्पिंग वर्ब एज यूजुअल फॉलो हो जाएगी। देन आप बीन का प्रयोग एडिशनल करोगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन के द्वारा फॉलो होगी। लास्ट में आपका सब्जेक्ट तो आता ही है। ओके, इस नियम से चलें तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल 1 कहता है कि he will have completed his lesson, उसने अपना पाठ पूरा कर लिया होगा। जो भी लर्निंग और राइटिंग वर्क है उसको दिया गया है वह पूरा कर लिया होगा, ये बात बता रहे हैं। ठीक है, या फिर कुछ इस तरह के वाक्य हो, मिस्टर राहुल गांधी will have returned from Japan. Mr. Gandhi will have returned from Japan. Okay? और अगर ये नेगेटिव है सेंस तो यहाँ पे डोंट मिस to write not or use not. Okay. Now he will have completed his lesson. इस वाक्य में his lesson पर करेंगे। his lesson जो है वो ऑब्जेक्ट है, he क्या है? he सब्जेक्ट हुआ। ठीक है ना, इसमें देखेंगे तो ही हमारा सब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट है। ठीक, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, सॉल्व करें। अगर हम इसका आंसर करें तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे और जब ये सब्जेक्ट के घर में आएगा तो ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसका भी ध्यान रखना होता है
his lesson, okay, will have been completed by him। ये कुछ आंसर इस तरह से हो जाएगा इसका। हम दूसरा वाक्य देखिए, मिस्टर राहुल गांधी will not have returned from Japan। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, will not have been और वर्ब, यहां तक आपको कुछ खास नहीं करना है, सेम टू सेम रहेगा। will not have been returned by Raga। Nowadays in social media you can notice that he is being addressed in the name of Raga। okay? तो इस तरह आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं वॉइस में। हम स्टेप 3 पे पहुंचते हैं। जब भी बात स्टेप 3 की आए तो आप समझ लेना कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करने वाले हैं। इंटेरोगेटिव, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे आप प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों को आपको ट्रांसलेट करना हो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो फॉर्मूला आपको पहले विल शैल को सब्जेक्ट के पहले निकाल लेना होते हैं। क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो आपको हैव का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है। ओके, इस नियम के आधार पे अगर आप देखें तो क्या बात है, एग्जाम्पल लेते हैं और हिंदी टू इंग्लिश लेते हैं इस बार, ताकि आपका ट्रांसलेशन भी चेक हो सके। जैसे मैंने कहा कि क्या सिया खाना खा चुकी है, खा चुकी होगी, ये फ्यूचर टेंस की बात है तो आगे भी पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं, क्या खास बात देख रहे हैं कि वाक्य क्या से शुरू होते हैं, लास्ट में आगे ही हो और क्वेश्चन मार्क हो। इसको हम परफेक्ट का एक परफेक्ट एग्जांपल कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अथवा एक और एग्जांपल देखें, क्या राघव दिल्ली पहुंच गए होंगे। क्या राघव दिल्ली पहुंच गए होंगे। इस प्रकार के वाक्य अगर आपको ट्रांसलेट करने को आते तो फर्स्ट बहुत सारे बच्चों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने नोटिस किया कि उन्हें एक्टिव वॉइस का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होता है। उनको लगता है एक्टिव वॉइस कुछ और है, तो नहीं। हियर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू अपडेट यू दैट कि एक्टिव वॉइस कुछ और नहीं होता है। वो जो हिंदी से अंग्रेजी में आप ट्रांसलेट करने की कला को सीखे थे टाइम एंड टेंस चैप्टर की मदद से, उसी को एक्टिव वॉइस भी कहते हैं। यानी कि पूरी टेंस को आप एक्टिवली एक्टिव के प्लेटफॉर्म पर ही दौड़ाते हैं। अब उसको पैसिव में बदलना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिना अर्थ बदले शब्दों का कुछ
कम या अधिक प्रयोग हो सकता है, कुछ शब्द कम हो सकते हैं, कुछ नए शब्द जोड़ सकते हो आप, लेकिन बिना अर्थ बदले उसी बात को दूसरे अंदाज में कहना, ये पैसिव वॉइस होता है। और खास क्या है इसमें, यह भी अनुवाद है, लेकिन अंतर क्या है जो इसे स्पेशल बनाता है, वो ये है कि इंग्लिश से इंग्लिश में ट्रांसलेशन को है। मैंने यहाँ हिंदी सिर्फ आपको समझाने के लिए और एक ब्रिज का काम करे आपको हिंदी टू इंग्लिश वहां तक पहुंचने के लिए, दूसरा जो टेंस आप पढ़ चुके हैं उसका रिकॉल करने के लिए, आपको रिवाइज कराने के लिए मैंने हिंदी का प्रयोग किया है। हालांकि ये हिंदी में कहीं आपको नहीं मिले, ये ध्यान रखिएगा, ये केवल आपकी समझ को, अप्रोच को डेवलप करने के लिए दिया जा रहा है। आइए हम इसे ट्राई करते हैं। क्या सिया खाना खा चुकी होगी, अब इसका अनुवाद बनाना है। तो चूंकि सिया किसी बच्ची का नाम हो सकता है, किसी फीमेल का नाम हो सकता है, तो ऐसे में ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ हम ट्रांसलेट करेंगे, इसको आंसर करेंगे तो विल का प्रयोग करेंगे। ओके, इसका विल का प्रयोग करेंगे और विल के बाद यहाँ पे आप शिया, विल सिया, फिर यहाँ पे विल लिया आपने, सब्जेक्ट आपका हो गया। अब क्या मान रहे, तीसरा स्टेप हैव, तो विल सिया हैव खा चुकी होगी, ईट एट ईटेन होता है, ईटेन क्या खा चुकी होगी, फूड खाना या भोजन, तो कुछ इस तरह का इसका फॉर्मेट हो गया। अब इसी वाक्य को आप एक्टिव वॉइस कहते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में बदल लिया तो इसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। और अब एक्टिव से आपको पैसिव एकदम ब्रोकन पीस में हम आपको दे रहे हैं, एकदम सिंप्लीफाई करके आपको ये रूल समझाया जा रहा है। आप देखेंगे तो क्या निकलेगा, ही विल फुड हैव बीन, अब यहाँ पे हैव के बाद बीन का प्रयोग होगा और फिर वर्ब तो ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है, यानी थर्ड फॉर्म में है, तो विल फुड हैव बीन ईटेन बाय शिया। ओके, will food have been eaten by Sia? This is the way how we translate from active to passive, or how we translate from Hindi to English. First step from Hindi to English, and the second step from English to English. Okay. Now coming to the next sentence, क्या राघव दिल्ली पहुंच गए होंगे? Okay. तो फिर you can see the same third person, but now gender has been changed, but there won't be any difference on using auxiliaries. Okay. तो इस हिसाब से देखेंगे क्या राघव, तो फिर आप करोगे will राघव have पहुंच गए होंगे, पहुंचना को रीच कहते हैं, ईडी फॉर्म मिलाओगे तो विल राघव हैव रीच्ड, कहां पहुंच गए होंगे, दिल्ली। दिस इज ओके। तो अब इसको हम फिर पैसिव में लाएंगे, ऑब्जेक्ट को इधर लेते आएंगे, तो विल दिल्ली हैव बीन reached by राघव। वैसे जनरली एक रूल कहता है कि जिस क्रिया में, मतलब पैसिव वॉइस में आमतौर पे वो क्रिया का फॉर्मेट नहीं एक्सेप्टेड होता है इजीली, लेकिन इनके सिनोनिम्स जो होते हैं, विजिट है, रीच है, अराइव है, इनका प्रयोग होता है। इसे भी आप उसमें नोट करके रख लेंगे। ओके, एक बार फिर समझ लें, बहुत साफ सुथरे तरीके से हमने इसको स्पष्ट नोट दिया है। आप देखेंगे स्टेप 3 का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें विल सेल के बाद सब्जेक्ट, क्या वाले वाक्यों के लिए ही ये हो रहे हैं, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्या सिया खाना खा चुकी होगी, विल सिया हैव ईटन फूड। और इसी को पैसिव में जब बदला गया तो इसका जवाब आपको ऐसे मिला कि will food have been eaten by Sia। दूसरा था क्या राघव दिल्ली पहुंच चुके होंगे, तो will राघव
have reached Delhi, इसको हमने पैसे में यहाँ बदल दिया. This is all about step 3. There are always 4 steps or 4 parts of a tense. Okay, whether you are reading tense or you are reading voice. Okay, now moving towards the last one, which is known as step 4. Step 4, which comes for interrogative negative. Okay, interrogative plus negative sentence. और आपको याद है हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर का परफेक्ट. लास्ट पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वॉइस. ओके, ये ध्यान रखना है हमेशा. अब स्टेप 4 में आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को कैसे बदलते हैं. तो सबसे पहले तो इसका जो पैटर्न है वो पैटर्न आपको जानना होगा टेंस. ठीक, एक्टिव वॉइस का क्या पैटर्न होता है. तो विल सेल सबसे पहले आप लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, नॉट हैव, यहां पे ध्यान रखना है नॉट हैव. थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो भी. पैसिव वॉइस में अगर हमें इसे बदलना है तो हमें विल सेल फिर ऑब्जेक्ट. एज यू नो दैट की सब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड विथ ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट का प्रयोग जब भी जहां भी होता है, अगर हम उसे रिप्लेस नहीं करेंगे तो फिर पैसिव वॉइस का एंटायर मीनिंग नहीं निकल पाता है. आइए, तो विल सेल ऑब्जेक्ट, नॉट हैव ये कॉमन है, ये तो रहेगा, लेकिन पैसिव में यहाँ बीन बढ़ जाएगी. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन है, लेकिन प्रीपोजिशन अनकॉमन होगा. और लास्ट में सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा, इसके बाद क्वेश्चन मार्क. ओके, दिस इज ऑल अबाउट this formula. Always keep your eye on the right sequence of the rules. Okay, if you are not going to miss the location of any word, especially talking about was the rule segment, so you will get good marks. Okay, तो आइए अब हम देखते हैं पैटर्न में पैसिव वॉइस के इस एग्जांपल को लेते हैं. पैसिव के लिए विल रोहित नॉट हैव स्कोर्ड a 50 देखेंगे. विल रोहित नॉट हैव स्कोर्ड अ 50, या फिर हम दूसरा एग्जांपल लें. shall we not have completed this syllabus by next week. ओके, तो देखेंगे विल रोहित नॉट हैव स्कोर्ड ऑफ 50, क्या रोहित ने 50 रन नहीं बनाए होंगे या नहीं बना चुके होंगे. अब इसका हम ऊपर दिए हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग जब ट्रांसलेशन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करेंगे. विल, अगर तो यहाँ पे आंसर देना है तो विल ऑफ 50 not have been scored by Rohit.
ऐसे इसका आप अनुवाद करेंगे कि will of trustee not have been एडिशनल रूल क्या आप यूज कर रहे हो, तो बीन का प्रयोग आपने बढ़ाया। दूसरा स्कोर्ड बाय रोहित, जब यहाँ सब्जेक्ट आएगा तो पीछे उसकी कोई ना कोई, अब यहाँ भी ये ध्यान रखना है कि सेलेक्टेड वर्ब हैं जिनके साथ कुछ सेलेक्टिव प्रीपोजिशंस प्रयोग किए जाते हैं। ओके, दूसरा है शैल वी नॉट हैव कंप्लीटेड दिस सिलेबस, क्या हमने ये सिलेबस कंप्लीट नहीं कर लिया होगा बाय नेक्स्ट वीक, तो सेम इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो विल दिस सिलेबस not have been completed by next week, इसके द्वारा by us। अब ये ध्यान रखना है आपको कि जो प्रीपोजिशंस की, ये तो हुआ जनरल पैटर्न, बेसिक लेवल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव में बदलने का। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज एडिट करना चाहूंगा कि जैसे ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही है, तो यहाँ ये बता दूं कि कुछ वाक्यों में इंट्रोगेटिव के लिए स्पेशली समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे टेंस कोई भी हो, अब थोड़ा सा हम फ्री हिट की बात करें, ये फ्री हिट होगा और करेंगे ये फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ, आप देखेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी टेंस में आ जाए, जैसे हु टीच यू इंग्लिश, ओके, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, ओके। तो अब इसका पैटर्न सोचिए, जब किसी वाक्य के शुरू में WH वर्ड एस रूप में आए, वाट से अलग, आमतौर पे वाट आता था अब तक, जो आपने आमतौर पे अब तक आप हेल्पिंग वर्ब्स वाला देख रहे थे, लेकिन अगर किसी प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में कोई WH फैमिली का मेंबर आ जाता है तो उसे हम पहले ट्रीट करते हैं, और पैसिव के लिए इसके लिए थोड़ा सा अलग नियम हो जाता है। हु टीच यू इंग्लिश, तो अब इसको हम कहते हैं बाई whom, याद रखिएगा ये हु जो है बाई whom से रिप्लेस हुई, ठीक है ना, बाई whom इंग्लिश इज taught you, taught to you भी बोला जाता है, तो बाई whom इंग्लिश इज taught you, आपको अंग्रेजी किसके द्वारा पढ़ाई जाती है, ओके। इस प्रकार आप देखेंगे कि यदि WH पहले है तो उनका अनुवाद का पैटर्न, जैसे प्रीपोजिशन जो आप बाई लास्ट में लिखा करते थे वो आप बाई यहां पर प्रयोग कर रहे हैं, ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद की बात हम करें अगर, तो यहाँ पे ये जो सिंपल पढ़ाई है इसकी वॉइस चैप्टर की वो बाइंड अप हो रही है, लेकिन इसमें जो एडवांस फार्मूला है काफी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से, इसकी चर्चा हम लोग आगे कल अगले वीडियोस में करेंगे। कैसे उन वाक्यों का जो एक्सेप्शनल्स होते हैं या जो मॉडल बेस्ड वॉइस होती है, जो इंफिनिटिव से रिलेटेड होते हैं, जिनमें जीरेंट्स का प्रयोग होता है, उनका पैसिव कैसे बनता है। ये तो 1/2 हुआ, टेंस बेस्ड हुआ। मॉडल्स का क्या रोल है पैसिव फॉर्मेट पे चलने के लिए, या फिर इंफिनिटिव्स का क्या रोल है, या फिर जीरेंट कैसे डील करते हैं। अगर कोई जीरेंडियल वाक्य हो, ठीक है, जिसमें जीरेंडियल वर्ब का प्रयोग किया गया हो, उसको पैसिव में ट्रांसलेट करना हो तो हम कैसे करते हैं,
इसको हम लोग आगे चल के डिटेल इसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपको इनका अभ्यास करना चाहिए और इनके अभ्यास के साथ साथ आपको जो चीज मैं डील करने की बात कर रहा हूँ उसको भी देख लेना चाहिए, ताकि जब हम आप अगला वीडियो जब भी देखेंगे तो आप सहजता से आपका बेस बना रहेगा और यदि कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार आपको वॉइस का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं एडवांस गोल्स के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। समय